हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरे दोस्त, आज हम सीडीपी के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो 2023 के पेपर से आया हुआ प्रश्न है। और जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम 2 दिन बाद होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। इससे आपको पता भी चल जाएगा कितना क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की समस्या में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसे अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। और संवेदी गत्यात्मक अवस्था की जो एज होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 7 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 12 से 16 वर्ष। और बच्चों की समस्या में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के एज में कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण कारक संस्था है। ऑप्शन ए है निकटतम परिवार, बी है सांस्कृतिक धारणाएं, सी है धार्मिक संगठन, डी है मुद्रित संचार माध्यम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निकटतम परिवार। तो परिवार, माता पिता, पास पड़ोस, ये सब लोग प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार व्यवस्था, ये सब द्वितीय समाजीकरण की संस्था में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर विकास के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन ए है विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। यहाँ पर है केवल आनुवंशिकता का ही, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जबकि विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी है विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, जबकि विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डी है विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है, तो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों और लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए है समावेशन, बी है समायोजन, सी है वर्गीकरण, डी है संकल्पना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशन। तो स्कीमा का मतलब होता है जैसे कि कोई बच्चा है, वो मस्तिष्क में अवधारणा बनाया हुआ है बिल्ली का, और जब वो बिल्ली उसके सामने दिखती है तो वो कहता है कि हाँ ये बिल्ली है, वो पहचान जाता है, तो बिल्ली का वो समावेशन कर पा रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जैविकी डॉट योग्यताएं जैसे कि चलना डॉट के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकी डॉट की योग्यताएं जैसे कि लिखना के लिए डॉट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो जैविकी योग्यताएं हैं जैसे कि चलना, वो कौन सी अवस्था है, प्राथमिक है या फिर द्वितीयक है। फिर यहाँ पर बात की जा रही है सेकंड कि जैविकी योग्यताएं जैसे कि लिखना, वो कौन सी अवस्था है, द्वितीयक है या प्राथमिक है। ऑप्शन है प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं द्वितीयक अस्पष्ट अनुदेशन, बी है द्वितीयक परिवेश के साथ आनंदित अंतःक्रियाएं प्राथमिक अस्पष्ट अनुदेशन, तो ये नहीं होगा। सी है प्राथमिक अस्पष्ट अनुदेशन द्वितीयक स्वयं निर्देशन अभ्यास, ये भी नहीं होगा। डी है द्वितीयक अस्पष्ट अनुदेशन की विलगता प्राथमिक अस्पष्ट अनुदेशन, ये भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पर प्रश्न यही कहा है कि जैविकी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक योग्यताएं जैसे कि चलना, तो परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं, यहाँ पर परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं हो जाएगा, के माध्यम से हासिल हो सकती है। फिर यहाँ पे कहता है जैविकी, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीयक योग्यताएं जैसे कि लिखना के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है, यहाँ पर स्पष्ट अनुदेशन हो जाएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। ऑप्शन ए है बी एफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहार का सिद्धांत, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, सी है लेवाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेवाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत चर्चा और विवाद को बहुत महत्व देता है। सातवां प्रश्न है, एक विद्यार्थी को इस सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती हैं। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है। प्रश्न ये कहता है कि अगर कोई विद्यार्थी है, वो किसी सवाल को हल कर रहा है और वो करने में असमर्थ है, तो कोई अध्यापिका उसकी थोड़ी मदद कर देती है या फिर संकेत दे देती हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि लेवाइगोत्स्की इस मदद को क्या नाम दिया है। ऑप्शन ए है अनुकरण, बी है अनुकूलन, सी है पाठ, डी है आत्मसातकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाठ। और पाठ को ढांचा भी कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, इसे मचान के नाम से भी जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है। ऑप्शन ए है परिकल्पित स्थितियां, बी है कागज कलम आधारित परीक्षा, सी है चित्रकला, डी है रिपोर्ट्स कार्ड्स।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परिकल्पित स्थितियाँ। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क का जो चरण दिया है वो 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण जो इन्होंने दिया है वो पूरे परंपरागत स्तर, दूसरा चरण दिया है परंपरागत स्तर, तीसरा चरण इन्होंने दिया है उत्तर परंपरागत स्तर। 9वां प्रश्न है रचनावाद का समर्थन करने वाले किस पर महत्व देते हैं। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, बी है सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षा शास्त्र प्रविधियों को, इसलिए भी गलत हो जाएगा, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करने को, यहाँ पर है अनदेखा इसलिए भी गलत हो जाएगा, डी है चिंतन के अभिसारी तरीकों को, यहाँ पर अभिसारी है, अगर यहाँ पे अपसारी होता तो सही होता, अभिसारी है ये निगेटिव टैग वर्ड है और प्राथमिक बच्चों के लिए ये उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी गलत होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को रचनावाद का समर्थन करने में महत्व देते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। 10वां प्रश्न है बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना किसके लिए की जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बी है बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के रूप में मानते हैं, सी है परीक्षा निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, डी है स्मृति तक और मौखिक कौशलों में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना इसके लिए की जाती है क्योंकि परीक्षा निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं, इसीलिए बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना की जाती है। 11वां प्रश्न है भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक है, बी है ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है भाषा चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, सी है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, डी है ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है भाषा चिंतन को सुशासित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा और विचार के संदर्भ में जो कथन सही है ऑप्शन डी सही है, ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुशासित करती है। 12वां प्रश्न है जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है। ऑप्शन ए है जैविक, बी है सामाजिक, सी है चिकित्सा, डी है यादृच्छिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक। तो जो जेंडर है वो समाज के द्वारा ही बनाया गया है, वो समाज के द्वारा ही निर्मित है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामाजिक। 13वां प्रश्न है अभिकथन ए कहता है विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। यहाँ पर है मानकीकृत और मानकीकृत जो है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है मेरे दोस्तों, इसलिए गलत हो जाएगा। अभिकथन बी कहता है मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखती है। यहाँ पर फिर से आ गया है मानकीकृत, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है रचनात्मक आकलन है। ऑप्शन ए है सत्र के अंत में किया जाता है, तो सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षाओं द्वारा जो किया जाता है वो योगात्मक आकलन होता है, ना कि रचनात्मक आकलन। बी है केवल मानकीकृत परीक्षण के माध्यम से किए जाते हैं, यहाँ पर केवल मानकीकृत है इसलिए गलत हो जाएगा। डी है केवल एक विशिष्ट शिक्षकों द्वारा किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल एक विशिष्ट शिक्षक लिखा हुआ है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रचनात्मक आकलन समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन का मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा कोई भी क्रियाकलाप कोई कार्य कर रहा है तो उसी दौरान उसका आप मूल्यांकन कीजिए, उसका आकलन कीजिए, वही रचनात्मक आकलन होता है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। ऑप्शन ए है बंद अंत वाले आधारित प्रश्न पूछना, तो ये नहीं होगा। सी है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा। डी है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों में संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। 16वां प्रश्न है अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि। ऑप्शन ए है प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, बी है सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव को अनदेखी की जाए, इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे अनदेखी की बात की जा रही है। सी है उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए, डी है विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी, यहाँ पे दूरी है कायम रखा जाए, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए। 17वां प्रश्न है डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी। ऑप्शन ए है लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, गलत हो जाएगा। बी है बहुत विकसित, यहाँ पर बहुत है विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं, और डिस्लेक्सिया से जब ग्रसित हैं तो कहाँ आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। डिस्लेक्सिया से ग्रसित जो विद्यार्थी होते हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि डिस्लेक्सिया जो है वो पठन विकार है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है। तो यहाँ पर है दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें कम दिखाई दे रहा है, उनके लिए कौन सा कथन बाधक बन सकता है। यहाँ पर है बाधक, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा जब भी आप एग्जाम में बैठें। ऑप्शन ए है रिकॉर्ड की गई शब्द सामग्री, तो ये तो सही होगा। बी है ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, ये भी सही होगा। सी है दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, तो ये भी सही होगा। डी है लिखित, ऑप्शन डी है लिखित या मुद्रित सामग्री, एक तो विद्यार्थी को दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से आप उनसे लिखवा रहे हैं या फिर मुद्रित सामग्री का प्रयोग करवा रहे हैं, तो ऑप्शन डी उनके समावेशन में बाधक बन सकता है।
19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अतिक्रियाशील विकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है उच्च अवधान अवधि, बी है दृढ़ आवेगशीलता, सी है निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, डी है सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृढ़ आवेगशीलता ऐसे विद्यार्थियों में रहती है जो ध्यानाभाव और अतिक्रियाशील ADHD से पीड़ित होते हैं। 20वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए है उच्च स्तर की भौतिक क्षमता, बी है रचनात्मक की कमी तो नहीं हो सकती है क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, सी है बाधित संप्रेषण कौशल, ये भी नहीं होगा, डी है दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च स्तर की भौतिक क्षमता। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो बच्चे हैं उनमें जो विशेषता पाई जाएगी वो उच्च स्तर की सोच वाली पाई जाएगी, उच्च स्तर की भौतिक क्षमता पाई जाएगी। 21वां प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उससे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। अभिकथन आर कहता है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। यहाँ पर है निष्क्रिय, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि निष्क्रिय जो है वो निगेटिव टैग वर्ड होता है। अभिकथन ए में कहा गया संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए अभिकथन ए सही हो जाएगा, अभिकथन आर गलत होगा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। 22वां प्रश्न है, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति। ऑप्शन ए है निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में अक्षम, इसलिए गलत हो जाएगा। सी है विवेचना करने में सक्षम पद निर्माण करने में अक्षम, इसलिए भी गलत हो जाएगा। डी है ना तो निर्माण और ना ही विवेचना करने में सक्षम, इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम होगा। 23वां प्रश्न है, शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्र पर प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित, बी है परीक्षा केंद्रित, सी है शिक्षक केंद्रित, डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो जहाँ पर मेरे दोस्तों परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, ये सब जो है वो गलत होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है, होगा बाल केंद्रित, और बाल केंद्रित को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाल केंद्रित। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देश के लिए कौन सा सार्वभौमिक अधिकार का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर है नहीं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है सहभागिता के बहुविध साधन, बी है भेदभाव के बहुविध तरीके, सी है प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, डी है अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेदभाव के बहुविध तरीके सार्वभौमिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुरूपात्मक चिंतन, बी है कार्यात्मक स्थिरता, सी है प्रतिक्रिया समुच्चय, डी है अभिसारी चिंतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुरूपात्मक चिंतन समस्या समाधान को बढ़ावा दे सकता है। 26वां प्रश्न है, एक अध्यापक सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, बी है विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी, यहाँ पे कम अपेक्षाएं हैं इसलिए गलत हो जाएगा, सी है महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना, यहाँ पे है महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना, इसलिए भी गलत हो जाएगा, डी है विद्यार्थियों में कोई व्यवस्था नहीं हो देनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। 27वां प्रश्न है, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब? ऑप्शन ए है विषय वस्तु वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ा जाए, बी है पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो। जब कहीं भी मेरे दोस्तों बहुत ही आ जाए, केवल आ जाए, थोड़ा सा आ जाए, ऐसे वर्ड जो है वो निगेटिव वर्ड होते हैं। यहाँ पर है बहुत ही अमूर्त एवं जटिल भी है, तो जटिल भी शब्द नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी है विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई जाए, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे है असंबद्ध। डी है पूरे गान के संबद्धता स्थापित ना की जाए, यहाँ पर है ना की जाए, इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु का वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ा जाए। 28वां प्रश्न है, भावात्मक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर है नहीं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है भावनाएं कौशलों को प्रभावित करने वाले सूचना को प्रभावित करती हैं, तो ये करती हैं। बी है भावात्मक विकास परिवेशी कारकों से प्रभावित होती हैं, ये भी सही होगा। डी है भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं, ये भी सही होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है भावनाओं के बारे में कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो कथन सही नहीं है। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसीलिए गलत है, जबकि भावनाएं और संज्ञान दोनों एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये जो है अगर पूछा होता भावनाओं के बारे में सही है तो ये सब सही है, यहाँ पर पूछा है नहीं, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वही सही है। 29वां प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के लिए सिद्धांत मौजूद होते हैं। अभिकथन आर कहता है इस प्रकार की समझ पूरी अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। अभिकथन आर में है अनदेखी करनी चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन में है कि पूरे छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सिद्धांत मौजूद होते हैं, इसीलिए अभिकथन ए सही हो जाएगा, और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है।
21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण की और पूछा है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है जिज्ञासा, बी है रुचि, सी है अस्पष्टता के लिए चाहत, डी है पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। ये बाहरी अभिप्रेरणा होती है, ना कि आंतरिक अभिप्रेरणा। जिज्ञासा, रुचि, अस्पष्टता के लिए चाहत, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना ये आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम देखेंगे 12 जनवरी 2023 के पेपर से आया हुआ प्रश्न। क्या प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण कारक है। यहाँ पर वातावरण कारक की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है वंशाणु, बी है आनुवंशिकता, सी है परिपक्वता, डी है विद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय। वंशाणु, आनुवंशिकता, परिपक्वता ये सब आनुवंशिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है और विद्यालय जो है ये विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण कारक है। दूसरा प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डॉट चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 8, डी है 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 चरणों में क्रम इन्होंने प्रतिपादित किया। अगर यहाँ पर ऑप्शन में 6 ना दे करके 3 दिया होता तो आंसर आप 3 लगाते, क्योंकि इन्होंने 3 चरणों में अपनी अवस्था को परिभाषित किया था। उसमें इन्होंने पहले चरण में 2 दिया, फिर दूसरे चरण में 2 दिया, तीसरे चरण में 2 दिया, तो कुल मिला करके 6 चरण हो गए थे। इसीलिए ऑप्शन में 6 जो है वो सही है। तीसरा प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम है। ऑप्शन ए है संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक और इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। संवेदीगामक अवस्था की जो एज होती है 0 से 2 वर्ष, पूरे संक्रियात्मक अवस्था की एज 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 7 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 12 से 16 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष की अवस्था में अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है। चौथा प्रश्न है, संरचनावादी उपागम के अनुसार कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर है नहीं मेरे दोस्तों, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है समस्या समाधान, बी है निर्देशित खोज, सी है सहयोगी अनुमान। तो ये जो तीनों है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और डी जो है वो कंठस्थ स्मरण है। तो बच्चों को याद नहीं करवा सकते हैं मेरे दोस्तों, रटवा नहीं सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, कंठस्थ स्मरण। और ये निगेटिव टैग वर्ड होता है, यहाँ पर था नहीं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। पांचवा प्रश्न है विकास। तो यहाँ पर विकास के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है एक अनिरंतर प्रक्रिया है, तो अनिरंतर प्रक्रिया नहीं होता है बल्कि निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है विकास। बी है एक क्रमिक प्रक्रिया है, सी है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, इतना तो सही है, लेकिन वातावरण कारकों से नहीं, यहाँ पर है नहीं, जबकि विकास वातावरण कारकों से भी प्रभावित होता है, इसीलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। डी है वातावरण कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं, यहाँ पर फिर आ गया है व्यक्तिगत कारकों से नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। छठवां प्रश्न है, ले वाइगोस्की ने विकास को डॉट में से बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। ऑप्शन ए है स्कीमा संप्रत्यय, बी है सामाजिक स्तर सहभागी क्रियाओं अनुग्रहित प्रक्रियाओं, सी है अनैच्छिक क्रिया स्कीमा, डी है व्यक्तिगत क्रियाओं से बाहर प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ले वाइगोस्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं अनुग्रहित प्रक्रियाओं से में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। मेरे दोस्ती ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, तो जहाँ पर भी ऑप्शन में सामाजिक सांस्कृति हो वहाँ पर ऑप्शन सही होगा और इस ऑप्शन में भी सामाजिक स्तर की बात की गई है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। इस स्कीमा का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे ने दिया है। सातवां प्रश्न है, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डॉट को प्रभावित करता है। ले वाइगोस्की का सुझाव है कि डॉट डॉट के निर्देशित करता है। ऑप्शन ए है संज्ञान भाषा भाषा विचार, बी है भाषा संज्ञान विचार भाषा, सी है वातावरण भाषा आनुवंशिकता विचार, डी है विचार आनुवंशिकता भाषा वातावरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञान भाषा भाषा विचार। तो प्रश्न यही कहता है कि जो सिद्धांतवादी लोग हैं वो भाषा और विचार के मध्य को मतभेद मानते हैं, जबकि जो जीन पियाजे हैं उनका मानना है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। यहाँ पर संज्ञान हो जाएगा, संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। जो ले वाइगोस्की हैं उनका सुझाव है कि भाषा विचार, यहाँ पर भाषा हो जाएगा और विचार के निर्देशित करता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्योंकि जीन पियाजे संज्ञान और भाषा को मानते हैं, जबकि जो ले वाइगोस्की हैं वो भाषा और विचार को मानते हैं। आठवां प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षिका को, तो प्रश्न ये कहता है कि एक शिक्षक और शिक्षिका को किस तरीके से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए है पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, बी है पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। यहाँ पर है अनदेखा, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा बी, केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर है केवल, मतलब कि जो अच्छा कर रहे हैं विद्यार्थी उनके ही गति पर ध्यान दे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डी है विद्यार्थियों के सीखने की गति में
व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। यहाँ पर है अनदेखी, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक शिक्षक शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। 9वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है जेंडर पूर्वाग्रह, बी है जेंडर समता, सी है जेंडर समानता, डी है जेंडर निष्पक्षता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेंडर पूर्वाग्रह, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष जो है वो अधिक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यहाँ पर महिला और पुरुष में तुलना की जा रही है, इसीलिए ये जेंडर पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। 10वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, बी है बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है, सी है बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है, डी है बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों के संदर्भ में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है, यही कथन सही है। 11वां प्रश्न है, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए कि वह, ऑप्शन ए है सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे। यहाँ पर सत्र के अंत में परीक्षा की बात की जा रही है, ये ज़्यादा उचित नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे, यहाँ पर मानकीकृत है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। डी है सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें, यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा है या वार्षिक परीक्षा हो, इसलिए भी गलत हो जाएगा। बच्चों को वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती है प्राथमिक कक्षाओं में। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करें, मतलब कि बच्चों का रचनात्मक रूप से आकलन करें। जब बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं तभी उसका आकलन करें। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? यहाँ पर है बाधा मेरे दोस्तों, आप इसका ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, तो ये तो सही होगा। बी है खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, ये भी पॉजिटिविटी है। सी है गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, डी है रट कर याद करने को प्रोत्साहित करने से। और जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समालोचनात्मक चिंतन में रट कर याद करवाना बच्चों से या कंठस्थीकरण करवाना बच्चों के चिंतन में बाधा पड़ने की पूरी संभावना है। ऑप्शन डी जो है इसीलिए ये सही होगा। 13वां प्रश्न है, निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण, यहाँ पर है मानकीकृत, इसीलिए गलत हो जाएगा। बी है उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, यहाँ पर अनदेखी है, इसीलिए भी गलत हो जाएगा। डी है केवल प्रभुत्ववादी, यहाँ पर केवल है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु पारस्परिक के बोध का विकास करने वाले विद्यालय सांस्कृतिक को समुन्नत करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत हैं? ऑप्शन ए है अधिगम अक्षमता, बी है स्वालीनता ऑटिज्म, सी है ध्यानाभाव एवं अतिक्रियाशील विकार, डी है श्रवण बाधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम अक्षमता, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो शब्द को नहीं जोड़ पा रहे हैं, ना ही शब्दों को नियमित रूप से वो लगा पा रहे हैं, उन्हें छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए उनको अधिगम अक्षमता विकार है, जिसे डिसलेक्सिया भी कहते हैं, पठन वैकल्य भी कहते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। 15वां प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? यहाँ पर है बाधक, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणियाँ, बी है रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, सी है चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय, डी है लिखित विवरण और आरेख। ऑप्शन डी जो है यही बाधा बन सकता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इनसे कहा जा रहा है लिखने के लिए, आरेख खींचने के लिए, जब उनको दिखाई ही नहीं दे पा रहा है तो फिर वो लिख कैसे पाएंगे, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो बाधक बनेगा। 16वां प्रश्न है, स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशेष रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए है उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल, डी है अतिक्रियाशीलता, सी है पुनरावृत्ति आचरण व्यवहार, डी है सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए उत्साह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वलीनता ग्रसित जो विद्यार्थी हैं उनके व्यवहार में, उनके पुनरावृत्ति में, उनके आचरण में परिवर्तन होने लगता है, वो अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो सही है। 17वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात की जा रही है जिनका IQ 130 से 140 के ऊपर होता है। ऑप्शन ए है वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, तो अत्यधिक प्रयासों द्वारा नहीं, गलत होगा। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लगाते हैं, ये भी सही नहीं होगा। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, डी है उनके विचारों में रचनात्मक और मौलिकता की कमी होती है, यहाँ पर कमी है इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए।
तो व्याख्यान पद्धति का उपयोग विद्यार्थियों के साथ नहीं करा सकते हैं। और व्याख्यान जो वर्ड होता है मेरे दोस्तों वो निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए अभिकथन ए जो है वो गलत हो जाएगा। अभिकथन आर कहता है सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावित होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा सीखी जाती है। यहाँ पर है निष्क्रिय, और निष्क्रिय से ही समझ जाइए कि अभिकथन आर भी गलत है, क्योंकि निष्क्रिय जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क के डॉट है, इसीलिए विद्यालयों को डॉट अधिगम पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन ए है सक्षम रचनात्मक, बी है असक्षम अन्वेषण, ये नहीं होगा। सी है सक्षम पाठ्य पुस्तक आधारित, तो जहाँ पे पाठ्य पुस्तक की बात की जाए वो भी गलत होता है। डी है असक्षम गैर संदर्भित, असक्षम और गैर संदर्भित है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क यहाँ पर सक्षम होगा है, इसीलिए विद्यालयों को यहाँ पे रचनात्मक होगा अधिगम पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, सक्षम रचनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है रचनावाद किसका समर्थन करता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, बी है शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का, यहाँ पे है अस्वीकृति इसलिए गलत हो जाएगा। सी है पहले से अर्जित ज्ञान पुनरुत्पादन का, ये भी नहीं सही होगा। डी है रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का, यहाँ पर है रटकर, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनावाद शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का समर्थन करता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है संलग्नता शामिल करने के, बी है प्रतिस्पर्धा, सी है भेदभाव करने के, डी है अबोधगम्यता। तो प्रतिस्पर्धा या फिर भेदभाव अबोधगम्यता नहीं हो सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए संलग्नता के विविध प्रदान करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है एक समस्या को मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है मौखिकीकरण, बी है अनुरूपात्मक चिंतन, सी है साधन अंत विश्लेषण, डी है कार्यात्मक स्थिरता या फिर जड़ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधन अंत विश्लेषण। तो जब एक समस्या को मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित की जाती है तो फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के लिए साधनों का पता लगाया जाता है। तो जो साधनों का पता लगाया जाता है वो साधन अंतः विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन ए कहता है अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत के बारे में जानेंगे तो उसके अनुसार आप पाठ को आगे बढ़ाएं, तो ये बिल्कुल सही होगा। अभिकथन बी कहता है विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे अधिगम में बहुत मायने रखती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो आर यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन ए कहता है विद्यालयों को ऐसे शिक्षण शास्त्र प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्थान पर जोर ना दे। तो बिल्कुल सही है, केवल सीखी गई सामग्रियों पर ही जोर ना दे, ये सही होगा। अभिकथन आर कहता है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक है। यहाँ पर पृथक है मतलब कि अलग अलग है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से, जबकि जो संवेग और संज्ञान है वो एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ पर है पृथक, इसीलिए गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बल्कि बाहरी अभिप्रेरणा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना, यहाँ पे प्रशंसा पाने की बात की जा रही है, इसलिए भी गलत हो जाएगा, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। सी है प्रथम स्थान आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा है ना कि आंतरिक, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। डी है जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना, यहाँ पर जिज्ञासावश कह रहा है मतलब कि आपके अंदर खुद ही रुचि उत्पन्न हो रही है किसी कार्य को करने के लिए, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो ऑप्शन डी ही है, जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला है कक्षा का परिवेश, दूसरा है संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा है शिक्षक की शिक्षण शास्त्र की विधियाँ, चौथा है विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर। तो यहाँ पर कक्षा में परिवेश ये भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, संसाधनों की उपलब्धता ये भी प्रभावित करता है, शिक्षक की शिक्षण शास्त्र की प्रविधियाँ ये भी सही है, विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर ये भी सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 चारों ही कथन सही है। तो ये चारों ही कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है अधिक से अधिक जोखिम, तो ये गलत होगा। बी है व्यवधान का न्यूनतम होना, ये भी गलत होगा। सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करने की बात की जा रही है, इसीलिए सी भी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली। एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिककरण का द्वितीयक और प्रधान घटक है? ऑप्शन ए है माता पिता, बी है पास पड़ोस, सी है मीडिया, डी है परिवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीडिया। सामाजिककरण का द्वितीयक और प्रधान घटक है तो वो मीडिया है। माता पिता, पास पड़ोस, परिवार, ये सब सामाजिककरण की प्राथमिक अवस्था है, इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है लॉरेंस कोहलबर्ग, बी है ले वाइगोत्स्की, सी है बी एफ स्किनर, डी है जीन पियाजे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे 13 जनवरी 2023 के पेपर से आया हुआ प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है शिशु अवस्था, गर्भावस्था। तो देखिए पहले शिशु अवस्था के बाद गर्भावस्था तो नहीं होगा, ऑप्शन ए जो है गलत होगा। गर्भावस्था, पूरे बाल्यावस्था नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा। सी है गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूरे बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो पूरे बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डी है गर्भावस्था, शिशु अवस्था, पूरे बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले बच्चा गर्भ में रहता है तो गर्भावस्था हो जाता है, फिर वह जन्म लेता है तो शिशु अवस्था में आ जाता है, उसके बाद वो पूरे बाल्यावस्था में आता है, फिर मध्य बाल्यावस्था में आता है, फिर बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? ऑप्शन ए है एकीक और अवैज्ञानिक। तो एकीक और अवैज्ञानिक नहीं होगा। बी है निर्धारित और स्थिर। तो बाल विकास निर्धारित और स्थिर नहीं होता है, क्योंकि जो विकास होता है वो कभी तेज होता है तो कभी धीमी होता है। डी है स्पष्ट और प्राचीन। तो बाल विकास स्पष्ट और प्राचीन तरीके से भी नहीं होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंतर्विषयात्मक और गतिशील। क्योंकि बाल विकास का क्षेत्र जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, और जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, इसीलिए यह जो है अंतर्विषयात्मक भी होता है और गतिशील भी होता है। तीसरा प्रश्न है, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डॉट का परिणाम है। ऑप्शन ए है विषबंधन, बी है वियोजन, सी है अंतःक्रिया, डी है स्वतंत्र कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रिया। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? ऑप्शन ए है संवेदीगत्यात्मक, बी है पूरे संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। क्योंकि जो रीमा है वो तार्किक रूप से संयोजित कर पा रही है और वो प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ कर दी है। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार रीमा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। यहाँ पर है कम से कम, इसीलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। बी है सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए। यहाँ पर है बाधित, इसीलिए बी भी गलत हो जाएगा। सी है विद्यार्थियों को उनके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। डी है अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। यहाँ पर पुरस्कार और दंड की बात की जा रही है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को उनके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। और ले वाइगोत्स्की ने इसे समीपस्थ विकास के क्षेत्र में ये सिद्धांत दिया था कि छात्र अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अध्यापक को उसका सहयोग करना चाहिए, जिसे पाढ़ ढांचा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, सही नहीं है। बी है दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप हैं, तो भी गलत है। सी है दोनों के सिद्धांत मध्य बाल्यावस्था चरण तक ही सीमित है, ये भी सही नहीं है। डी है दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करता है, ऑप्शन डी जो है यही सही है। तो जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग दोनों लोग सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशेषता है?
ऑप्शन ए है निष्क्रिय अधिगम। तो मेरे दोस्त यहाँ पर है निष्क्रिय अधिगम, इसीलिए गलत होगा, निगेटिव टैग वर्ड होता है निष्क्रिय अधिगम। सी है कंठस्थीकरण आधारित अधिगम। यहाँ पर देखिए कंठस्थीकरण है, इसी से आप गलत मार दीजिए, ये भी निगेटिव टैग वर्ड होता है। डी है निर्देशन आधारित अधिगम। तो निर्देश दे विद्यार्थियों को, ऐसा भी जो कथन है वो गलत होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम। यहाँ प्रश्न से ही समझ में आ रहा है कि विद्यार्थियों के बीच जोड़ीदार, प्रदत्त कार्य, समूह कार्य, चर्चाओं में भाग लेने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के बीच में एक सहयोग बन रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम जो है यही सही होगा। 8वां प्रश्न है दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? ऑप्शन ए है अंतःवैयक्तिक, बी है गतिशीलात्मक, सी है अंतर्वैयक्तिक, डी है प्रगतिवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक। पर आप दूसरों की पहचान कर रहे हैं, दूसरों के मनोदशा के बारे में जान रहे हैं, दूसरों की इच्छाओं के बारे में पता लगा रहे हैं, वहाँ पर अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। ऑप्शन ए में है अंतःवैयक्तिक। तो जहाँ पर आप अपने बारे में, स्वयं के बारे में पहचान कर रहे हैं, वहाँ अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों को बस इस शब्द से, जो यहाँ पे री का शब्द लगा है, इसी शब्द को पकड़ना है। जहाँ पर ए शब्द लगा है वहाँ अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। यहाँ पर शब्द है अंतः है, तो जहाँ पर ऐसे शब्द हो वहाँ समझ जाइए कि हम स्वयं के बारे में बात करें। और अधिकतर लोगों में अंतःवैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक में ही कन्फ्यूजन हो जाती है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान दीजिएगा। 9वां प्रश्न है भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए है यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, जबकि यह एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सी है शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि प्रभावित होते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डी है दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशी कारकों से प्रभावित होते हैं। यहाँ पे वंशानुक्रम नहीं परंतु परिवेशी कारकों की बात की जा रही है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य के तरीकों से अंतः क्रिया करते हैं। भाषा और विचार के बारे में ऑप्शन बी जो है यही कथन सही है। 10वां प्रश्न है प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रतिनिधि स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती हैं। इस प्रकार के परिवेश प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी? ऑप्शन ए है जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा, बी है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा, सी है जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा, डी है जेंडर नवीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। 11वां प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? ऑप्शन ए है अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए, बी है अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, यहाँ पर है बाधा, इसीलिए ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। सी है अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करनी चाहिए, यहाँ पे अनदेखी, इसीलिए सी भी गलत हो जाएगा। डी है सभी के लिए क्षमता सृजित करने के लिए इसे सीमित करना चाहिए, इसीलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए, विद्यार्थियों की विविधता का यही रूप होना चाहिए। 12वां प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? 1 है रचनात्मक, 2 है नियमित, 3 है सूचनाओं के ग्राहकशीलता पर केंद्रित, 4 है शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप। तो रचनात्मक तरीके से आकलन होना चाहिए, सही है। नियमित तरीके से भी होना चाहिए, ये भी सही है। 3 है सूचनाओं के ग्राहकशीलता पर केंद्रित, गलत होगा। 4 है शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप, यहाँ पे शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप की बात की जा रही है, इसीलिए 4 भी सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को संबोधित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। तो जहां पर मेरे दोस्तों आ जाए बहुत ही, थोड़ा सा, केवल, ये सब निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। बी है अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए, यहाँ पर गैर लचीली समय रेखा की बात की जा रही है, इसीलिए बी भी गलत हो जाएगा। डी है विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूहों में वर्गीकृत करना चाहिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि एक समान योग्यता वाले समूह में वर्गीकृत करने की बात की जा रही है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान यहाँ पे सृजन हो जाएगा के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट है समावेशन को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, यहाँ पर है प्रतियोगिता, तो जहाँ पे प्रतियोगिता की बात की जाए वो निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। बी है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए, यहाँ पर है अध्यापक केंद्रित शिक्षा, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी है व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करना चाहिए, यहाँ पे अनदेखी की बात की जा रही है, इसीलिए सी भी गलत हो जाएगा। डी है अधिगम के सार्वभौमिक डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए, ऑप्शन डी जो है सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिगम को सार्वभौमिक तरीके से डिजाइन करने की बात की जा रही है।
अभिकथन ए कहता है वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी सांस्कृतिक के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। बिल्कुल सही है अभिकथन ए। अभिकथन आर कहता है अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। अभिकथन आर भी सही है, क्योंकि जब वंचित समूहों से विद्यार्थी जो आ रहे हैं, आप एक सफल समावेशन कक्षा बनाना चाह रहे हैं, तो उनके संस्कृति को आप विभिन्न गतिविधियों में शामिल करेंगे तो उनमें एक अपनेपन का बोध उत्पन्न होगा और जो सीखने के लिए अभिप्रेरित करेगा। इसीलिए अभिकथन ए भी सही है, अभिकथन आर भी सही है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाशित सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फास्ट का बड़ा आकार, इसे शब्दों का बड़ा आकार भी कहते हैं, अवर्धन सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के लिए समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है दृष्टि आंशिक क्षति, बी है श्रवण बाधित, तो श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। संवेदी बाधित उनके लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। दृष्टि की समग्र क्षति मतलब कि जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनके लिए भी ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है सही होगा, दृष्टि की आंशिक क्षति, तो जिन विद्यार्थियों को बहुत थोड़ा सा मतलब कि आंशिक रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन विद्यार्थियों के लिए शब्दों का बड़े आकार का अगर आवर्धन सामग्री प्रयोग की जाएगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वलीनता विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्रायः कौन से दृढ़ सामर्थ्यता है? ऑप्शन ए है विवरणों के प्रति ध्यान देना, बी है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, सी है प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, डी है एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विवरणों के प्रति ध्यान देना। और स्वलीनता विकार से जो पीड़ित विद्यार्थी हैं उनको प्रायः यह देखा जाता है कि उनकी एकाग्रता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी, बी है औसत समाज वाली विद्यार्थी, सी है अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी, डी है अतिशय रूप से विश्वस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो राखी है वो सवाल पूछने पे अनेकों उत्तर देती है, अनेकों उत्तरों का समाधान ढूंढती है, इसीलिए वो विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 वर्ष की माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना चाहती हैं। वह इस बात में विश्वास करती हैं कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती हैं और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती हैं। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम। यहाँ पर बात की जा रही है अधिगम को संज्ञा दी जा सकती है, तो सहयोगात्मक अधिगम नहीं होगा। निष्क्रिय अनुकूलन, तो निष्क्रिय टैगवर्ड होता है इसलिए भी नहीं होगा। डी है परह संज्ञान, डी भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अवलोकनात्मक अधिगम, क्योंकि जो माया है वो यह विश्वास रखती हैं कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रख सकती हैं, इसीलिए जो माया का अधिगम है वो अवलोकनात्मक की संज्ञा दी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर? ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष का वातावरण भय मुक्त हो, बी है अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे, यहाँ पर है अनदेखा इसलिए गलत हो जाएगा। सी है पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त हो, तो अगर प्राथमिक बच्चा है तो जटिल या फिर अमूर्त तरीके से पढ़ाए, एक गलत होगा। डी है विद्यार्थियों के मतों को समप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर कक्षा कक्ष का वातावरण भय मुक्त कर दिया जाए। ऑप्शन ए जो है वही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? ऑप्शन ए है कंठस्थीकरण, तो कंठस्थीकरण तो नहीं होगा। सी है कार्यात्मक जड़ता, कार्यात्मक जड़ता भी नहीं होगा। डी है अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समलोचनात्मक चिंतन। अगर विद्यार्थियों में समुन्नत करना है तो उनमें समलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दें। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? 1 है भय पैदा करने के लिए कापी में सभी त्रुटियों पर लाल घेरे बना देना चाहिए, तो लाल घेरे बना देना ये सही नहीं है। 2 है विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। 3 है सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 4 है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन ए कहता है विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए, अभिकथन ए बिल्कुल सही है। अभिकथन आर कहता है भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भावनाएं संज्ञान एक दूसरे पर निर्भर है, तो ये पृथक नहीं है, इसीलिए सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? ऑप्शन है पुरस्कार, दंड, रुचि, प्रशंसा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रुचि, क्योंकि रुचि जो है ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा ये सब बाहरी अभिप्रेरणा है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाला परिवेशी कारक है और व्यक्तिगत कारक नहीं है? ऑप्शन ए है समझ का असर, बी है भावात्मक, सी है शिक्षण अधिगम सामग्री, डी है सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम सामग्री जो है ये परिवेशी कारक है, व्यक्तिगत कारक नहीं है। सी जो है समझ का असर, क्योंकि ये आपके अंदर समझ का असर उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर ये भावात्मक उत्पन्न हो रहा है, सीखने के लिए आपके अंदर ही आंतरिक अभिप्रेरणा उत्पन्न हो रही है, तो ये सब एक व्यक्तिगत कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? यहाँ पर है बाधक, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है लचीली पाठ्यचर्या, बी है अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम, सी है विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण, डी है अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षण शास्त्र प्रवृत्तियों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना ये अधिगम के लिए बाधक बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? ऑप्शन ए है संवेदीगत्यात्मक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है अमूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। संवेदीगत्यात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो संतुलन, किसी भी वस्तु को क्रम में वर्गीकरण करना वो समझ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है अध्यापक को एक ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमणीय कौशलों को समुन्नत करने का कार्य करती है। तो अभिकथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अध्यापक को एक ऐसी ही शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान का सृजन हो और उच्च क्रमणीय कौशलों का विकास हो। इसीलिए अभिकथन ए जो है वो सही होगा। अभिकथन आर कहता है बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। बिल्कुल सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे 17 जनवरी 2023 के पेपर से आया हुआ प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावात्मक विकास के लिए एक डॉट काल होता है। ऑप्शन ए है संवेदनशील, बी है सुस्त धीमा, सी है निष्क्रिय, डी है परेशानीदायक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेदनशील। सुस्त धीमा नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं होगा, ना ही परेशानीदायक होगा। बाल्यावस्था का जो शुरुआती दौर है वो भावात्मक विकास के लिए एक संवेदनशील काल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर है नहीं मेरे दोस्त, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है बच्चे अलग अलग दर या फिर गति पर विकसित होते हैं, तो ये सही होगा। विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी सही है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी सही है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, जबकि विकास जो है वो निरंतर होता है। तो डी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा है नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा ये सही होगा। टेस्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए है आंखों का रंग, बी है समझ का स्तर, सी है रुचि, डी है भावनात्मक परिपक्वता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आंखों का रंग। आंखों का रंग ही केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। समझ का स्तर, रुचि, भावनात्मक परिपक्वता ये सब जो है पर्यावरणीय या फिर सामाजिक कारण है, क्योंकि ये सब पर्यावरण समाज के द्वारा ही निर्धारित होता है, और आंखों का रंग एक वंश के अनुरूप निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशी तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन ए है संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक। जब बच्चे की आयु 7 से 11 वर्ष हो जाती है तब बच्चे जो हैं वो संक्रियाओं को एक दिशी तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं। संवेदीगामक की जो एज होती है वो 0 से 2 वर्ष, पूरे संक्रियात्मक अवस्था की जो एज है 2 से 7 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज 11 से 16 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए है केवल समावेशन, बी है केवल समायोजन, सी है समावेशन और समायोजन दोनों, डी है ना तो समावेशन और ना ही समायोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समावेशन और समायोजन दोनों ही वातावरण के अनुकूल प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। केवल समावेशन नहीं होगा, केवल समायोजन नहीं होगा, ना तो समावेशन ना ही समायोजन, डी भी नहीं होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम सांस्कृतिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, सी है ले वाई गोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी है एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ले वाई गोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और यहाँ प्रश्न से ही समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पूछा है संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में सांस्कृतिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जहाँ पर बात आ जाए सामाजिक सांस्कृतिक, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि ले वाई गोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होगा, क्योंकि ले वाई गोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाई गोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? ऑप्शन ए है सामाजिक संपर्कता, बी है कंठस्थ स्मरण, सी है विलंबित नकल, डी है जैविक परिपक्वता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक संपर्कता। ले वाई गोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत की व्याख्या की है, इसीलिए सामाजिक संपर्कता जो है वो सही होगा इनके अनुसार। और जहाँ पर मेरे दोस्त सामाजिक सांस्कृतिक की बात की जाए, आप समझ जाइए कि ले वाई गोस्की का वो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, और जब ऑप्शन में ऐसा हो तो हाँ आप सही लगा दीजिएगा। कंठस्थ स्मरण नहीं होगा, विलंबित नकल नहीं होगा, ना ही जैविक परिपक्वता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? ऑप्शन ए है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, सी है कानून व्यवस्था अभिन्यास, डी है दंड आज्ञाकारी अभिन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। तो जब बच्चे जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक दोनों खुश हो जाएं, तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास के चरण में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संरचनावाद आधारित उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन ए है उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात, तो उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात नहीं होगा। बी है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, सी भी गलत हो जाएगा। डी है चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना, जबकि चर्चा और वाद विवाद होना चाहिए, यहाँ है प्रतिबंध लगाना, इसीलिए डी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण शामिल होना चाहिए। ऑप्शन बी ही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डॉट संबंधित है। ऑप्शन ए है अंतर्वैयक्तिक, बी है अंतःवैयक्तिक, सी है संगीती, डी है भाषाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक। तो जब आप दूसरों के संवेगों, दूसरों के भावनाओं, दूसरों के मनोदशा के बारे में जानने की योग्यता रखते हैं तो वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा, और जब आप अपने स्वयं के बारे में जानने की योग्यता रखते हैं तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। और बहुत से लोग इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बस इतना समझना है, यहाँ दिया है अंतर्वैयक्तिक, यहाँ री का चिन्ह है तो ये दूसरों के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पे है अतः, तो मतलब आप स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं। और इंग्लिश वर्ड में है यहाँ इंटरपर्सनल, बस यहाँ पे ई लिखा है, और यहाँ पर है इंट्रा, जब इंटर हो तो दूसरों के बारे में, जब इंट्रा हो तो अपने बारे में। सी से आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्धि वातावरण सृजित करना चाहिए। अभिकथन ए सही है, क्योंकि अगर आप एक अध्यापिका हैं तो अपने कक्षा में मुद्रक वाले प्रिंट जैसे वातावरण सृजित कर रही हैं, वह विद्यार्थियों के लिए सही रहेगा। अभिकथन आर कहता है भाषा विकास वातावरण कारकों से प्रभावित नहीं होता है, यहाँ पर है नहीं, जबकि भाषा विकास के वातावरण कारकों से प्रभावित होता है, यहाँ पर है नहीं, इसीलिए अभिकथन आर गलत होगा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, जेंडर एक डॉट सम प्रत्यय है जबकि लिंग डॉट है। ऑप्शन ए है जैविक सामाजिक, बी है सामाजिक, सी है जैविक शारीरिक, डी है शारीरिक जैविक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक जैविक। जेंडर जो है वो एक सामाजिक सम प्रत्यय है जबकि लिंग जैविक है, क्योंकि जेंडर समाज के द्वारा ही बनाया गया है, समाज के द्वारा ही यह निर्धारण किया गया है कौन लड़की है कौन लड़का है, जबकि लिंग जो है वो जैविक है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तभी समझ में आ जाता है ये बच्चा लड़का है या लड़की है।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा, क्यों? तो प्रश्न ये कहता है कि एक सांस्कृतिक विविधता वाला स्कूल है जिसमें चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या वह नृत्य उनके क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? अगर मददगार होता है तो क्यों होगा? 1 है हाँ, दूसरे जाति क्षेत्रीय समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा, तो 1 सही है। 2 है हाँ, अंतर्वैयक्तिक समाज और दृष्टिकोण की समझ बढ़ाने से, 2 भी सही है। 3 है नहीं, यह विद्यार्थी के दिमाग में भेद इंगित करेगा, 3 गलत होगा। 4 है नहीं, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति पात्रता को बढ़ावा देगा, 4 भी सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है मुख्यतः प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा, ये सही नहीं है। सी है एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, एक शब्द के सवाल हो, तो ये भी सही नहीं है। डी है मानकीकृत परीक्षण, यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण लेने की बात की जा रही है, तो डी भी सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्य द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है समालोचनात्मक सोच मुख्यतः बैठकर याद करने से विकसित होता है, यहाँ याद करने की बात की जा रही है, ऑप्शन ए गलत होगा। बी है अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है, यहाँ अर्थहीन है, तो बी भी गलत हो जाएगा। सी है समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो बाधक तो नहीं हो सकता है, यहाँ पर है बाधक, इसीलिए गलत है। डी है विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन डी ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए है विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए, यहाँ बाधा माना जाने की बात की जा रही है, इसीलिए ए गलत हो जाएगा। बी है विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए, एक अलग समूह में पढ़ाया जाए, बी भी गलत होगा। सी है सभी विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए, यहाँ विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक को अनदेखा करने की बात की जा रही है, इसीलिए सी गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक को अनदेखा करे, ये सही नहीं है। डी है सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए, ऑप्शन डी ही सही है। वंचित समूहों से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनके सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मुख्य धारा वाले कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए है योग्यता आधारित अलगाव, यहाँ अलगाव की बात की जा रही है, ऑप्शन ए गलत होगा। बी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, तो यहाँ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन पर अधिक बल देने की बात की जा रही है, बी भी गलत होगा। डी है अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक मुख्य धारा वाले कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए जरूरी है कि उनमें सामर्थ्य निर्माण हो और संवेदीकरण हो। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकों और आकृतियों के स्थानीय विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए है गुणज वैकल्य, बी है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील, सी है संवेदनात्मक बाधिता, डी है श्रावण बाधिता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणज वैकल्य। अंकों और आकृतियों के स्थानीय विभेदन करने में कठिनाई हो रही है, तो यह जो प्रत्यक्ष है, यह जो विकार है वो गुणज वैकल्य से संबंधित है, और गुणज वैकल्य को डिसकैलकुलिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो बच्चा है उसे गणना करने में कठिनाई महसूस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए। जब उस विद्यार्थी को दिखाई नहीं दे रहा है, वो विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, आप उनसे सवाल हल करवाएं श्यामपट्ट पर, वो सही नहीं है। बी है मानचित्र और आरेखों और स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध कराना चाहिए। सी है विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए, हस्तलिखित नोट्स, सी भी गलत है। डी है अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए, ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि अगर वो दृष्टिबाधित छात्र है उससे आप लैपटॉप और मोबाइल पर रोक लगा दें तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि वो इसके माध्यम से सुनकर पढ़ाई कर सकते हैं, ऑप्शन बी ही सही होगा। मानचित्र और आरेखों और स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध कराना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? ऑप्शन ए है पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, बी है दी गई जानकारी ज्यों का त्यों रट कर याद करने हेतु, यहाँ रटने की बात की जा रही है, बी गलत होगा। सी है श्यामपट्ट से विषय वस्तु को विस्तृत भाव से नकल उतारने हेतु, ऑप्शन सी भी गलत होगा। डी है एक अटल तरीके से समस्याओं के हल ढूंढने हेतु, डी भी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु विद्यार्थियों में अभिप्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीतियों को बढ़ावा देती है? 1 है वेधन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, 1 गलत है। 2 है रट कर याद करना, तो 2 भी गलत है। 3 है अन्वेषण आधारित अधिगम, 3 सही है। 4 है चर्चा आधारित उपागम, 4 भी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अन्वेषण आधारित अधिगम, चर्चा आधारित उपागम के रणनीतियों को बढ़ावा दिया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठ्यक्रम, बी है परीक्षा केंद्रित उपागम, सी है अगम्य समय सारणी, डी है अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो ऑप्शन डी सही होगा। जहाँ पर मेरे दोस्त अधिगमकर्ता हो, बाल केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, ये वर्ड जो है पॉजिटिव होते हैं और ये प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करते हैं। मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित उपागम, अगम्य समय सारणी, ये सब निगेटिव टैग वर्ड होते हैं और ये अधिगम में मदद नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, बी है शिक्षा शास्त्र के प्रति कठोर रवैया अपनाना, ऑप्शन बी गलत होगा। सी है प्रदर्शन या निष्पादन उन्मुखी प्रतिभूतियों को बढ़ावा देना, सी भी सही नहीं है। डी है विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्व चिंतन को नकारना, यहाँ पर है नकारना, इसीलिए डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? ऑप्शन ए है अनुरूपकों का इस्तेमाल, बी है साधन लक्ष्य विश्लेषण, सी है अनुक्रिया समुच्चय, डी है मौखिककरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुक्रिया समुच्चय। अनुक्रिया समुच्चय का मतलब ये होता है जब किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो और उस पर अटक जाएं तो यही अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है और यह समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है। अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विश्लेषण, मौखिककरण ये बाधक नहीं है समस्या समाधान में। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापक द्वारा परोक्ष रूप से नकारने के बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। अभिकथन ए बिल्कुल सही है। अभिकथन आर कहता है भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती हैं बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क कर कर बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। अभिकथन आर भी सही है और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, ऑप्शन ए गलत है। बी है रुचि अधिगम में बाधक है, बी भी गलत है। डी है अरुचि अधिगम में सहायक है, यहाँ पर है अरुचि इसलिए डी भी गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय अधिगम में सहायक है। जो संवेग और संज्ञान है उसके संबंध में यही कथन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियाँ सही है? 1 है कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना, 1 सही है। 2 है अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तो 2 गलत है क्योंकि यहाँ अंक के लिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ाने की बात की जा रही है। 3 है विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, 3 भी सही है। 4 है विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना, 4 भी सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में समान अधिगम्यता या पहुँच एक डॉट का विषय है। यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षा में समान रूप से जो पहुँच है वो किसका विषय है? ऑप्शन ए है सुविधा, बी है बहिष्करण, सी है अधिकार, डी है आलभ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकार। शिक्षा में समान अधिगम्यता या पहुँच एक अधिकार का विषय है क्योंकि जो शिक्षा है वो बुनियादी मानव का अधिकार है और सभी को
शिक्षा के अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, वो उनका अधिकार है। इसीलिए प्रश्न यही कहा है कि शिक्षा समान अधिगम्यता मतलब वहाँ तक पहुँच के लिए जो एक विषय है तो वो एक अधिकार का विषय है, क्योंकि शिक्षा लेना हमारा एक अधिकार है। सुविधा, बहिष्करण, अलाभ ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ बढ़ावा देने की बात की जा रही है, इसीलिए ए गलत होगा। बी है विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए। यहाँ रुचियों को दरकिनार करने की बात की जा रही है, इसीलिए बी भी गलत होगा। डी है विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों के लिए अभी प्रेरित करना, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।